क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 5 का उर्दू मीडियम स्कूल के लिए जमीन को मुख्तसस कराना है और फेज 2 का जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके काम को लेना है और वहां पर भी रोड और ड्रेनेज की लाइन की जरूरत है। 26 में काफी मच्छरों की वहां पर ज्यादा मच्छर है। मोहल्ला क्लिनिक है, पीने के पानी की लाइन की जरूरत है। वार्ड नंबर 27-27 में नौजवानों ने गुजारिश की, उनका ये डिमांड है कि वहां पर एक ओपन जिम हो और वैसे ही फेज 2 का जो स्मार्ट सिटीज मिशन 3 है उनमें काम करवाना है। 34 वार्ड में डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम की जरूरत है। वहां पे गोडाउन को शिफ्ट करना है, मुंतकिल करना है और आवाम ने गुजारिश की कि मस्जिद कौसर के सामने गाड़ियां रखने की जगह मुख्तसस की जानी चाहिए और बेरोजगार नौजवानों को अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन। वार्ड नंबर 45 से रोड और ड्रेनेज के बहुत मसाइल हैं और जो पट्टा इशू करना है, जो लोग स्लम में रहते हैं और गरीब आवाम को पेंशन की भी मंजूरी करवाना है। 47 में ट्रांसफार्मर को नए ट्रांसफार्मर लगाना है। यहाँ पर भी 5 रुपए की खाने की स्कीम की जरूरत है। रोड और ड्रेनेज लाइन इस वार्ड में बहुत से काम करवाना है। वार्ड नंबर 52 में पीने के पानी की किल्लत है, राशन की शॉप की दुकान की जरूरत है। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, खवातीन के लिए मीटिंग हॉल और CCTV कैमरे लगाना है आवाम की सिक्योरिटी के लिए और एक पानी के प्लांट की जरूरत है। वार्ड नंबर 53 में एक अर्बन हेल्थ सेंटर और 5 रुपए की खाने की स्कीम और वार्ड नंबर 54 में रोड और ड्रेनेज की लाइन बहुत ज्यादा वहां पर जरूरत है। रैतू बाजार को डेवलप करना है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जरूरत है। ये 10 वार्ड के जो अहम काम है उसकी लिस्ट बनाई गई है। उन वार्ड के जिम्मेदारों से बात करके मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि इन वार्ड में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद हम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये डेवलपमेंट के काम करवाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 रुपए की खाने की स्कीम की काफी मुतालबा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद में जब माजिद हुसैन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेयर थे, उस वक्त माजिद हुसैन को मैंने तमिलनाडु को भेजा था और उनसे कहा कि आप तमिलनाडु जाइए, वहां पर इस तरह की स्कीम चल रही है। और माजिद हुसैन चेन्नई गए थे, वहां पर स्कीम को देखकर आए और तेलंगाना में, बल्कि उस वक्त आंध्र प्रदेश था, पहली मरतबा ये 5 रुपए की खाने की स्कीम अगर शुरू की गई तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेयर जनाब माजिद हुसैन के जमाने में शुरू की गई और उससे खास तौर से गरीब आवाम को, नौजवानों को जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको 5 रुपए का वो खाना मजलिस ने फराहम किया, जो बहुत ही कम पैसों पर दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी हद तक उनको ग़िज़ा फराहम करता है। दूसरा ये यहाँ पर पीने के पानी की स्कीम का मशीन लगाकर ये काम भी सबसे पहले उस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शुरू किया। मैंने उसका नाम सारा मिलर वाटर प्लांट रखा और 1 रुपया डालने से उसमें 10 लीटर मिनरल साफ पानी आवाम को मिलता है।
तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि काम जो मजलिस ने शुरू किए हैं, इन कामों को भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग करीमनगर में करवाएंगे। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असल एजेंडा है। ये 10 वार्ड में मजलिस आपसे वादा कर रही है कि जो तकालीफ और जो बल्दी आबरसानी और बरखी के काम की आपको निशानदेही की, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन कामों को करवाएंगे। तीसरी बात ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसका जिक्र कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालुक के जलसे में भी किया और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि रुकने बल्दिया की कामयाबी से ही आवाम को एक एतमाद हासिल होता है। मैं तमाम 10 वार्ड के नुमाइंदगान से, जिम्मेदारों से उन वार्ड की अपील कर रहा हूं कि आप जब इस मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे तो जब आपको कोई सर्टिफिकेट निकालना है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या सेंसस का जो काम शुरू होगा 2020 में, अप्रैल में सेंसस का काम शुरू होगा, आप यकीन जानिए कि आप मुल्क के हालात से आप वाकिफ हैं। मुल्क के जिस राह पर इफ्तिखार परस्ती बढ़ती जा रही है, अक़लियतों के ताल्लुक से, खासतौर से मुस्लिम अक़लियतों के ताल्लुक से जो नफरत फैलाई जा रही है, कल खुदा ना खास्ता आपको किसी सर्टिफिकेट को निकालना है, या मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को डाउटफुल सिटीजन लिख दिया गया, उसको कैसा दूर किया जा सकता है जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा जिस पर आपको भरोसा है। और भरोसा उस वक्त होगा जब आप उस जमात के हक में वोट देंगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस को वोट दीजिए। आप मुझे देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को देखकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि बेंगलुरु में 2 दिन पहले वहां पर 300 झोपड़ियां थी। बड़ा पॉश इलाका था, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें थी, उसके दरमियान में 300 झोपड़ियां थी। एक शख्स ने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया कि इन 300 झोपड़ियों में पूरे बांग्लादेशी रहे। उसके बाद मुखानी बीजेपी के एमएलए जिनका नाम अरविंद है, उन्होंने भी कह दिया कि ये पूरों को तोड़ना चाहिए, ये बांग्लादेशी हैं, इनको यहां से निकालो। दूसरे ही दिन बेंगलुरु की बल्दिया पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां पर पहुंचकर 300 झोपड़ियों को निकाल दिया। अच्छा, वो जो 300 झोपड़ियां थे, मालिक जो जमीन का मालिक है, उन्होंने उसको इजाजत दी कि आप रहो यहां पर। और वो 300 झोपड़ियों में आधे कर्नाटका के गरीब थे, आधे नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के, सिक्किम के, मणिपुर के लोग थे। 300 की 300 झोपड़ियों को बल्दिया के लोग आए, पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ उन 300 झोपड़ियों को तोड़े और 300 घर, 300 खानदान आज उस इलाके पे रोड पर जिंदगी गुजार रहे। और बाद में क्या मालूम हुआ कि जो जमीन का मालिक था उसने कहा कि ये इलीगल नहीं है, मेरी जमीन है। दूसरी बात उससे मालूम हुई कि आधे जो लोगों की जो रह रहे थे झोपड़ियों में, गरीब लेबर थे, वो कर्नाटका में कोप्पल इलाका है, वहां के रहने वाले थे। आसाम के लोग भी थे। उन्होंने बताया कि भाई आसाम के एनआरसी में हमारा नाम आ गया, ये हमारा प्रूफ है।
वो कर्नाटका के कनाडिया लोग बोले कि देखो ये हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं बांग्लादेश कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, मैं कन्नड़ी जबान बोलता हूं। आज जाकर देखो आप सोशल मीडिया पे, वो पूरे गरीब लेबर हो रहे हैं कि हम कर्नाटका के, हमको बांग्लादेश नहीं मालूम, मगर क्योंकि बीजेपी का एक एमएलए बल्दिया को कह दिया वहां की ये पूरे बांग्लादेशी है, इनको निकालो, तो हजरत पुलिस फौरन वहां पर पहुंची बल्दिया के स्टाफ के साथ और उन तमाम के तमाम 300 झोपड़ियों को, बल्कि झोपड़ियां भी नहीं हो सकते, एक एक खानदान ने 3 शेड लगाकर उस पर रह रहे थे, पूरे के पूरे तोड़ दिए। और बाद में क्या मालूम हुआ कि वो जो ऊंची इमारतें बिल्डिंग थी वो दौलतमंदों को तकलीफ ये हो रही थी कि हम इतने पॉश बिल्डिंग में रहते हैं और हमारे अतराफ में झोपड़ियां बदनुमा दाग नजर आता है, इसको निकालना जरूरी है। निकालने का तरीका इजाद किया कि इनको बांग्लादेशी बोलो। उसमें कोई मुसलमान नहीं, याद रखो आप, उसमें मुसलमान नहीं है, बांग्लादेशी बोले। एक कोई वीडियो डाल दिया, बीजेपी के एमएलए बोला पूरे बांग्लादेश से निकाल दिया। आप अंदाजा लगाइए कि यही होने वाला है पूरे मुल्क में, जहां जहां इनको तकलीफ होगी, नहीं ये बांग्लादेशी है। आप पाकिस्तान नहीं बोल रहे, आपको मुबारक हो, आपको, मेरे को भी मुबारक। ये तो कल तक बोल रहे थे कि दूसरा जिना बनता, जबकि हम जिना के पैगाम को ठुकराए, रिजेक्ट करें। अब बांग्लादेशी बोल रहे हमारे, यानी जो भी इनको, आप सोचो बेंगलुरु जैसी बड़ी जगह को, इतना बड़ा जनूबी हिंदुस्तान का आईटी का वो बड़ा शहर माना जाता है, लेबर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, अपना रोजगार रोक रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों के स्कूल का क्या होगा, तो रोड पे गाड़ी होगा तोड़ दी। तो वहां पे क्या किए बल्दिया के लोग, वो सेक्शन ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिए। मगर ट्रांसफर करने से क्या होने वाला है? जिसका घर बार था पूरा तोड़ दिए, सामान फेंक दिए, टीन शेड तोड़ दिए। यही नफरत हर जगह होने वाली है, याद रखो आप मेरी बात। मुझे फिक्र नहीं है कि रोज टीवी चैनल के ऊपर मेरा नाम लेके डिबेट करते, अच्छा है क्योंकि मेरा चेहरा दिखता है, दूसरों के चेहरे दिखते नहीं, बदनुमा है। मुबारक हो टीवी चैनल को, आप दिखाते रहोगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान है और हमारा चेहरा दिखाने से, हमारी तकरीर को 1 मिनट दिखाने से उनकी टीआरपी बढ़ती। चलो अच्छा है, मेरे से तुमको फायदा ही पहुंच रहा था। मगर बेंगलुरु में जो हुआ ये आप गौर करो। मिसाल के तौर पर अगर बेंगलुरु में अहमद की तरह या बरकत की तरह या अब्बास समी की तरह कोई मजलिस का कॉर्पोरेटर रहता तो खुदा की कसम लाख को कोशिश करते, मगर हम लोग वहां पर पहुंचते, लड़ते, आप सोचो थोड़ी देर के लिए, ये जो वाकया हुआ इसमें कोई मुसलमान नहीं है, खाली वीडियो पे डाल दिए पूरे बांग्लादेशी है। बीजेपी के एमएलए बोला बांग्लादेशी तोड़ो लोगों को, मकसद क्या था? वो ऊंची ऊंची इमारत के लोगों को तकलीफ हो रही थी कि गंदे गरीबों की बस्ती हमारे सामने कैसा रहेगी। मेरे भाई ये नफरत है, याद रखो। बांग्लादेशी बोलने का मतलब क्या है? ये पूरे मुसलमान है। अब तुर्कुडू की गाली नहीं दी जाएगी, अब बांग्लादेशी के नाम से गाली दी जाएगी। अब बांग्लादेशी का क्या पुकारा जाएगा हर चीज के लिए। अमित शाह बोले दीमक, अब ये बांग्लादेशी होगा। इसीलिए मैं आपसे खुदा के लिए अपील कर रहा हूं, इन 10 वार्डों पर, बल्कि जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार है आप कामयाब करो। आप समझ रहे नहीं, मैं आपको एक खतरे से आगाह कर रहा हूं, एक आने वाले तूफान से आपको आगाह कर रहा हूं।
अगर आप ये समझ रहे हैं कि वोट बटोरने के लिए कह रहा तो आप जो समझते समझो, मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कम से कम हम जहां जहां अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते तो करिए ना। आप मजलिस पर नहीं भरोसा करेंगे इस मामले में, तो फिर किस पर करेंगे भरोसा आप? यकीनन मजलिस के मुखालिफिन के पास बहुत दौलत है, बहुत ताकत है, इख्तिदार है, क्या क्या है उनके पास, सब है, मगर याद रखिए उनके पास इखलास नहीं है, ना जज्बा है, ना ये तलब है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो एक ट्रायल हुआ है बेंगलुरु में, जो हुआ है वो नफरत के मसाले पूरे मुल्क में किए जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर इंतजार एनआरसी नहीं रुकेगा तो आप देखेंगे कि पुकार पुकार कर कहेंगे हमारी रियासत में पैसे में फसाद हुआ। पैसे के फसाद की वीडियो निकाल के देखो आप, क्या कह रहे बीजेपी वाले पुकार के, तैयार हो जा, इंतजार एनआरसी आ रहा, इंतजार एनआरसी आ रहा। सुनो आप ये मेरे भाई, ये वक्त आपको मजलिस पर अटूट भरोसा करना है और आप जरूर देंगे, मगर उससे ज्यादा ये खतरा हमारे सरों पर है। ये हमारी वफा का मसला है, ये हमारे वजूद का मसला है। जहां जहां आपके मुखालिफ नुमाइंदे रहेंगे, कोई लड़ेगा जाकर। बात सही है कि असेंबली का इलेक्शन था, हमने तारीख की, पार्लियामेंट का था की, मगर अब ये तो बल्दिया का है। कल खुदा ना खास्ता कोई इल्यूमिनेटर आएगा मुकरमपुरा में, कश्मीर गड्ढा में, तो जो लोग आज गुलामी कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के, निकल के नहीं आएंगे, आपका गुलाम दौड़ता हुआ आएगा। अगर कहीं पर कोई इल्यूमिनेटर आएगा तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोच लो कि किसी भी जगह पर कहीं पर भी कौन दौड़ते हुए आएगा, हैदराबाद से या मुकामी तौर पर अहमद आएगा, अब्बास समी आएंगे, या भैंसा का जावेद दौड़कर आएगा, या आदिलाबाद का फारूक आएगा, या निर्मल का कुरैशी आएगा, या फिर हमारे हर जगह के जिम्मेदार है वो दौड़ कर आएंगे। आज जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नहीं आएंगे, याद रखो मेरी इस बात को आप। इनका मकसद इलेक्शन जीतना है, इनका मकसद खिदमत नहीं है। इनका मकसद जीत कर अपनी पार्टी के सामने जाकर बोलना कि साहब मैं इतना बड़ा काम करके आया। मेरे भाई, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट आपके सामने। आज जो सब लोग कह रहे गलत है, किसी में हिम्मत नहीं थी उस बिल को फाड़ के बताने के लिए काला कानून। मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए कह रहा हूं, बल्कि रब्बुल आलमीन जानता है कि मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि दर्द किस में होता है, तकलीफ किसको होती है। मैं पिछले 1 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर जलसे कर रहा हूं इस उन्वान पर। मैं माजरत चाहता हूं, मेरी आवाज थोड़ी आज बैठ चुकी है। इंसान हूं, रोज अगर कोई 1-1 घंटे की तकरीर करेगा और मेरे पास मरहूम कायद सालार मिल्लत की ना आवाज है, न अकबर की तरह गरज है। मैं एक इंसान हूं, मगर कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं आप लोगों को, और आज भी समझाने के लिए आया हूं। मेरे लिए यहां पर आना इसलिए जरूरी था कि मैं आपको आकर इन तमाम चीजों से बाखबर करूं, आपको समझाऊं कि बेंगलुरु में क्या हुआ। वहां पर बीजेपी की हुकूमत है, एमएलए बीजेपी का है, आजादी कर दी। पूरे गरीब लोग आज रो रहे हैं। फोन किए थे मजलिस के लोगों को, अरे भाई कोई पार्टी का नहीं यार, कोई तो आओ। मैंने बेंगलुरु के हमारे जिम्मेदारों को कहा कि जाओ भाई, कम से कम देखो, उनकी मदद करो, क्या कर सकते करो। मगर वो एक मिसाल है हमारे लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वोट तो देंगे, मगर आप दिल पर हाथ रख के सोचोगे कौन मदद करेगा, कौन तकलीफ में आएगा। ईदगाह का मसला आपके सामने, जब तक हम सामने नहीं आए थे
वो काम नहीं रुका। यकीनन आपने वोट सबको दिया, मगर ये मसला जो CAA का, NRC का है, ये यकीनन बड़ा चैलेंजिंग मसला है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, मैं भी पार्टी बना, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, मगर हमको तो यह खतरा है ना मेरे भाई। सबसे बड़ा खतरा तो हमको है, यकीनन हमारे मुल्क का संविधान आईन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ये सब चीजें। मगर बेंगलुरु का वो नजारा देखने के बाद पिछले 2 दिन से मैं खुद फिक्रमंद हूं कि अगर कहीं हमारे इलाकों में गरीबों की बस्तियों में कोई नहीं कह देगा, ये बांग्लादेश के वीडियो डाल देगा कोई संत परिवार का, किसी की फोटो दिखा के, अब बांग्लादेशी लोग हैं हम लोग, कल तक पाकिस्तान के नाम पे गालियां बदल जाओ, बेचारे कोई मुसलमान नहीं, गरीब है पूरे हो। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी सरदार माँ और बहनों, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर कोई यहां से उठ के बोलेगा कैसे ओवैसी तुम डरा रहे हो, मेरे भाई मैं समझा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको हकीकत बयान करूं, आपको जो खतरात है उससे वाकिफ करो, और उन खतरात का कैसे मुकाबला होगा जब तुम्हारा रुकने बल दिया होगा। कौन दौड़ कर आएगा जब? मेरा साथी तजुर्बा ये कि तमाम सेकुलर कायदीन कब आते मालूम आपको मालूम है तमाम सेकुलर कायदीन कब आते? हमारे जनाजे की नमाज होने के बाद, कब्रिस्तान में दफनाने के बाद आकर हमारे बच्चों से हाथ मिला। ये क्या मामला है? जब वक्त होता है वहां पर सब चीजें कोई नहीं आता, तस्वीर के बाद सब खत्म होने के बाद आकर पूरा हुआ भाई, ये तमाम नहीं होना था। मेरे भाई, अभी से अपने आप कट्टों को बांधिए, अपने खिले की फसील को मजबूत करिए। अगर खुदा ना खास्ता खिले की दीवार गिर जाएगी या फिर घर की दीवार गिर जाएगी तो याद रखो नौजवानों, जमाना उसको रास्ता बना देगा, जमाना उसको रास्ता बना देगा। मैंने कहीं पर एक मशहूर किताब में वाकया पढ़ा था और उसमें लिखा था कि एक बकरी जो है, एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा था, तो बकरी जाकर झाड़ियों में छुप गई और उसके बाद शेर ढूंढ रहा था तो बकरी झाड़ियों में थोड़ी देर छुपकर बैठ गई और उसके बाद बकरी ने समझा कि शेर चला गया, तो बकरी ने क्या किया, वो झाड़ियों के पत्तों को खाना शुरू कर दिया, पूरे पत्तों को खा लिया। शेर देख लिया कि ये तो मेरे सामने खड़ी है और शेर फौरन हमला करके बकरी को दबोच दिया। हमारा हाल भी यही है, हमारा हाल भी यही है। जो झाड़ी में हम छुपते हम ही पत्तों को खाते, हम ही पत्तों को खाते, कोई गलत नहीं खाता, कोई अज्ञात नहीं करते। मेरे भाई, इस बात को समझो आप, इस बात को समझो आप, वरना फिर देर ना हो जाए, उसके बाद आप बोलेंगे अरे क्या करना, सब आते मगर वक्त पर कौन पहुंचता है? मैं अच्छा भी हूं, मैं बुरा भी हूं, गंदा भी हूं, मैं सब दुष्ट है, मगर याद रखो आप, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं और मेरा नाता आपसे है। अगर मैं अपने घर पे जाकर आप लोगों से बात नहीं करूंगा तो किससे बोलूं जाकर? मैं पूरे मुल्क का दौरा कर रहा हूं, देख रहा हूं, खरीफ से इन तमाम चीजों को देख रहा हूं। और आज आप देखते हैं कि मजलिस की शिकस्त के लिए, मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी को रोकने के लिए माशाअल्लाह पूरे हो गए, पूरे हो गए। और हर एक की जबान में क्या है? माना माना पकड़। अजीब बात है। असेंबली इलेक्शन में क्या थे जब आप, पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त क्या थे आप, मगर क्योंकि मजलिस उतरी मैदान में और यहां पर अभी भी 70 साल से कर रहे, मगर सबके सब, कांग्रेस भी एक, टीआरएस भी एक, आपके बीजेपी भी एक, तीनों के तीनों मिलके अहमद से मुकाबला करते हैं। अजीब और गरीब बात। ठीक है, करिए, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इन 10 वार्ड की आवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को
कामयाब और कामरान करें। मेरी आपसे गुजारिश है, इख्तिलाफात हो सकते, रहना भी चाहिए, मगर ये वक्त नहीं है इख्तिलाफात को और फरोग देने का। अगर आपको अहमद से कोई इख्तिलाफ है, आप आइए 25 तारीख के बाद मेरे पास दारुस्सलाम को आइए, मैं बैठ के बात करने सुनने तैयार हूं। मगर अब हमको मुकाबला करना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी अना को और अपनी जिद को थोड़ी देर के लिए खामोश रखिए। ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। वक्त बहुत है हमारे पास, बैठेंगे बात करेंगे, मगर है 10 सीट, कौन से पूरे सीट पर मुकाबला होता है? 10 सीट ही तो है ना, मगर 10 सीट को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। 10 बल्दिया के सीट पर मंदिर की कामयाबी को ये सब मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने जीतना। अरे भाई, कौन सा करीम नगर का खजाना इन 10 बल्दिया की वार्ड में, मगर सबको फिक्र क्या है, अगर ये जीत जाएंगे, अब्बास समी जीतेगा, बरकत जीतेगा, वार्ड नंबर 45 के मैं जिम्मेदारों से कह रहा हूं, निकल कर काम करो, खामोश मत बैठो। ये 10 जीतेंगे तो करीमनगर के पूरी बल्दिया पर भारी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं, इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात है, एक सोच है, एक फिक्र है, एक ताकत है, मजलूमों की पहचान है, दलित गरीब मुसलमानों की एक ताकत है। इसको आप समझिए। 70 साल लगे हमको यहां तक आने के लिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैं मेरी अना की तस्कीन के लिए करूंगा, नहीं हो सकता मेरे भाई। ये जमात को बनाने में बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया है। फर्द आएंगे, खत्म हो जाएंगे, शक्कर असदुद्दीन और इश्तियाक का खत्म हो जाएंगे, मगर जमात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यही गुजारिशात आपके सामने रखने आया था। आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि पत्थर के निशान पर मोहर लगाइए। मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि CAA NPR NRC के खिलाफ ये रेफरेंडम साबित होगा। बीजेपी के लोगों की फिक्र मत करिए आप, हम है ना दूल्हे भाइयों के लिए। आज मीडिया के लोग आके मेरे को बोले कि साहब पूर्व वजीर दाखिला होम मिनिस्टर बोले कि वो राहुल गांधी, ममता बनर्जी और किसी से बहस करने तैयार है। अरे मैं बोला हमसे करो, हमसे करो, इन लोगों से क्या करते? ममता बनर्जी की, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राहुल गांधी भी हमको क्या बोलते सुबह शाम, दूसरे भी बोलते हैं हमसे करो ना, दाढ़ी वाले से करो, टीआर के चावना की नहीं बोलता। तीन बड़े बड़े एंकरों को बिठा दो, असदुद्दीन ओवैसी को बिठा दो, सामने वजीर दाखिला बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, सब पे कर लेंगे। अब ये बीजेपी वाले बोलते नाम चेंज करते। आपको मालूम, भारत का जब बजट बनता है तो बजट बनने से पहले एक बिल्डिंग में तमाम फाइनेंस के अफसरों को बिठा देते, तुम तैयार करें, जब तक निकलना नहीं। उस बजट की तैयारी कैसा की मालूम आपको? हलवा बना। अब मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, प्यारे ये हलवा लफ्ज कहां का है? अरबी लफ्ज है। हलवा जो है अरबी लफ्ज है, हिंदी का नहीं है, उर्दू का भी नहीं है। हाँ, तुम लोग अरब हो गया, निकालो अरबी वर्ड। हलवा अरबी वर्ड है ना, मगर आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर हलवा सामने रखा हुआ, उसको नमस्ते कर रहे हैं। नहीं, वो तरीका है, उसको कोई बुरी बात नहीं, मगर नाम चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। अरे इंशाअल्लाह ताला भारत के नाम तुमको ही चेंज कर देंगे, हलवा। हलवा कहां से आया? और याद रखो, हलवा है, मैं हलवा नहीं हूं, मैं हलवा नहीं हूं, मैं लाल मिर्ची हूं, याद रखो। तुम हलवा समझ के खाना, किसी को अपने पास नहीं आना। भाई, आप तमाम से अपील है,
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वोट देंगे ना आप लोग, पतंग पर मारेंगे ना मोहर आप लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा है आपने सुना कि बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि पूरे अपने इख्तिलाफात को दूर करते हुए जमात का काम करने ख्वाजा बदरुद्दीन साहब 27 नंबर वार्ड से बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।